हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 को हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 2 आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल को हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात लगभग 1500 वर्ष का दीर्घ अंतराल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। अनेक दृष्टि से जो 1500 वर्ष का दीर्घ का जो अंतराल था हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था अनेक दृष्टिकोण से। तो इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अनेक विकास हुए और इसी काल में सिंधु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे और सिंधु नदी के जो उप नदियां हैं, वो उप नदियों किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिसको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण मानता है। पूरा विश्व के लिए सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है, ऋग्वेद को। और इस काल में उपमहाद्वीप के उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में कृषक बस्तियों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। तो दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियां अस्तित्व में आई। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास का प्रारंभ हुआ होगा। ये दक्षिण भारत के लोगों का दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग, ये विद्वान इतिहासकारों का ऐसा मत है, विचार है कि दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। ऐसा लगता है कि दक्षिण में नवपाषाण युग लौह युग से परिचित हो, शायद, और परिचित हो गया हो। नवपाषाण काल और लौह युग के बीच में यहाँ ताम्रपाषाण काल अथवा कांस्य काल अस्तित्व में नहीं आया। दक्षिण भारत में पाषाण युग के पश्चात जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर, पाषाण मतलब महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर होता है और महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर। तो इस काल में मृतकों को आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। इस समय में पत्थर के बीच में कब्रिस्तान मृतकों को दफनाया जाता था। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो इस काल में मृतकों की आबादी से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था, रिहायशी एरिया से दूर, और कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, इसलिए उन्हें महापाषाण कहा जाता था। और दक्षिण भारत में इस प्रकार के समाधानों की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ हुई और अनेक स्थानों पर कब्रों के शव के साथ बर्तन तथा लोहे की वस्तुओं और उपकरण जैसे कि वनाग्र, बरछे की नोक, फावड़े, हाशिए, त्रिशूल, ये सब उपकरण रखे पाए गए, वहाँ पे मिला, साक्ष्य मिला। तो इससे अनुमान लगाया गया कि लौह युग का आरंभ दक्षिण भारत में उस समय लोहे का प्रयोग हो गया था। तो विचाराधीन काल के इतिहास का पुनर्निर्माण में सहायक स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा गया। और इसमें से पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण माना गया है। पुरातात्विक स्रोत को, जो पुरातत्वविदों के द्वारा जो स्रोत के रूप में जो सामान मिला, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख जो मिला और उत्कीर्ण लेख, अभिलेख या उत्कीर्ण लेख, सिक्के अथवा मुद्राएं और स्मारक आते हैं इसके अंतर्गत। तो प्रस्तुत इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत विशेष रूप से अभिलेख और सिक्के संबंध काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं। पुरातत्वविद स्रोतों का महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके अनेक प्रमुख कारण हैं। भारतीय ग्रंथों की रचना काल सुनिश्चित नहीं है और इसमें उनसे किसी काल विशेष की सामाजिक या आर्थिक दशा का ठीक से पता नहीं लगता।
साहित्यिक साधनों में लेखक का अपना दृष्टिकोण सॉरी वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने में बाधा बन जाता है। जैसे कि चीनी लेखकों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से किया। ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अनेक प्राचीन प्रकरणों को छोड़कर स्वेच्छानुसार नए उपकरणों को जोड़ दिया। और चौथा बात कि पुरातत्वीय समाज में व्यापक स्तर का तथ्यों या फिर वस्तु स्थिति में तोड़ मड़ोड़ नहीं की जा सकती। और पांचवा बात कि पुरातत्विक साधनों में कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध हुई है जो हमें अन्यथा नहीं मिल सकती थी। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख की चर्चा हम किए कि अभिलेखों के द्वारा इसको अभिलेख को जो साक्ष्य के रूप में जो स्रोत के रूप में मिला है तो उसको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना गया है। तो अभिलेख पुरातात्विक साधनों में शाब्दिक महत्वपूर्ण साधन है। अभिलेख अथवा उत्कीर्ण लेख जिसको बोलते हैं। फ्लीट के शब्दों में उत्कीर्ण लेखों के गंभीर निरीक्षण से प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास का मुख्य रूप से प्राप्त किया गया है। और उनके बिना ऐतिहासिक घटनाएं और जो तिथियां निश्चित की गई है तो ऐतिहासिक घटनाएं और तिथियां निश्चित नहीं हो पाती। पत्थर, धातु अथवा मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए लेखों का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। जो पत्थर पर जो उकेरा गया, जो कुछ लिखा गया, आप इसको देख सकते हैं। इस अभिलेख को सांची का ये अभिलेख है, लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख है जो पत्थरों पर उकेरा गया है, कुछ लिखा गया है, तो उसी को अभिलेख कहा गया है। तो इस अभिलेख को सबसे ज्यादा पुरातत्व स्रोत के रूप में इसको सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत के रूप में इसको माना गया है। तो पत्थरों पर जो लिखा गया है, जो उकेरा गया है, उसी को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और अभिलेखों के अध्ययन से पूरा लेख शास्त्र जिसको एपिग्राफी कहा जाता है, इनकी तथा अन्य पुराने दस्तावेजों की तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र जिसको पेलियोग्राफी कहते हैं, पुरालिपि शास्त्र को पेलियोग्राफी। तो अभिलेख प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, शिलालेखों, मंदिरों की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों, ताम्रपत्रों और मोहरों पर जो मिले हैं लेख, तो अभिलेखों में उनके निर्माताओं की उपलब्धियों जो जिनके द्वारा निर्माण किया गया अभिलेख, उनका उपलब्धि और क्रियाकलापों अथवा विचारों का उल्लेख होता है। तो ये सांची का स्तूप है, अशोक के काल का, अशोक के समय का ये लिखा हुआ अभिलेख है। और अशोक के द्वारा लिखा गया जो अभिलेख था, तो जैसा कि हम अभी बता रहे हैं कि अभिलेखों में उनका निर्माताओं का मतलब जिस राजा या महाराजा के द्वारा जो अभिलेख को निर्माण किया गया था, उनकी उपलब्धि क्या थी, उसका उल्लेख उसमें किया जाता था। क्रियाकलापों, उनका क्रियाकलाप कैसी थी, उनका विचार कैसा था, तो इस प्रकार के उसमें बातें लिखी जाती थी। और इससे राजाओं के क्रियाकलाप एवं स्त्री पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं में दिए गए दान, जो धार्मिक संस्था में दान दिया जाता था राजा के द्वारा या फिर कोई स्त्री पुरुष के द्वारा, तो उसका भी उल्लेख उसमें अभिलेख में किया जाता था। तो अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी प्रमाण होते थे और इसमें साहित्य के समान हेरफेर नहीं किया जा सकता। तो इस दृष्टि से अभिलेखों का महत्व और भी बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है। और अनेक अभिलेखों में उनके निर्माण की तिथियां भी उत्कीर्ण है। बहुत सारा अभिलेख में जो निर्माण किया गया है उसमें तिथि का भी वर्णन किया गया है, तिथि को भी उत्कीर्ण किया गया है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण सामान्यतः पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है, जिस अभिलेख में तिथि नहीं लिखा गया है। तो अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक के नाम आप लोग जाने होंगे, बहुत ही प्रतापी सम्राट था। और अशोक स्तंभ लेख तथा शिलालेख सर्वाधिक प्राचीन एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये अभिलेख उसके विशाल साम्राज्य के सभी भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक का काल का सर्वाधिक प्राचीन लेखन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है, किंतु उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली। और सम्राट अशोक के अभिलेखों की प्रणाली को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। जो सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेख तैयार किया गया था उसको सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में माना जाता है।
तो ये उत्तर में उत्तराखंड में कलसी से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक अशोक के शेष साम्राज्य के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख उसके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कीर्ण किए गए थे, अलग अलग समय में उत्कीर्ण किए गए थे, और उन्हें राज्यादेश अथवा शासनादेश कहा जाता था, क्योंकि वे राजा की इच्छा अथवा आदेशों के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। इसीलिए इसको राज्यादेश या फिर शासनादेश के नाम से जाना जाता था, या फिर इसको कहा जाता था। और जो अशोक के अभिलेख लिखे गए थे वो कई एक लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में भी लिखा गया था। अफगानिस्तान के शिलालेखों में अरामाइक लिपि में भी लिखा गया था। अरामाइक अशोक अफगानिस्तान के जो शिलालेख थे उसमें अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान क्षेत्र के अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। उत्तर में उत्तराखंड में कलसी और कलसी से लेकर के दक्षिण मैसूर तक ब्राह्मी लिपि में प्रयोग किया गया था। अशोक के समय में जो अभिलेख तैयार किया गया था उसको, तो अलग अलग लिपि में अशोक का अभिलेख लिखा गया। अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में, यूनानी लिपियों में भी तैयार किया गया था, लिखा गया था। तो ब्राह्मी लिपि, जैसा कि हमने अभी बताया कि ब्राह्मी लिपि में भी अशोक का अभिलेख तैयार किया गया था। तो उत्तर में उत्तराखंड से कलसी से लेकर दक्षिण मैसूर तक ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख लिखा गया था। तो यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये ब्राह्मी लिपि जिसको हम बता रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख लिखा गया था। तो इस अभिलेख को ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल है, और इसी लिपि से भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु, कन्नड़, ये जो सभी भाषाएं हैं, सभी भाषा का इसी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने आधुनिक बंगाली एवं देवनागरी लिपि में अनेक पांडुलिपियों का अध्ययन आरंभ करके प्राचीन अक्षरों में उनके अक्षरों की तुलना प्रारंभ की थी। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था, और इसके पश्चात भारतीय अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। 1810 के दशक में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा में 8000 अभिलेख इकट्ठे किए गए थे, और 1838 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। जेम्स प्रिंसेप, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप की सफलता में भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नवीन दिशा की प्राप्ति हुई। भारतीय एवं यूरोपीय विद्वान उपमहाद्वीप पर राज करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलंबियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में किए गए अभिलेखों एवं ग्रंथों का उपयोग करने लगे, और इसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के आरंभिक शब्दों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक समान चित्र तैयार कर लिया गया था। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।